हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीमिंग में। तो माय सेल्फ रेनू गहलोत और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, जीवों में विविधता। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, देखो इतना प्यारा चैप्टर है कि चलो बात करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं और तभी बात करते हैं और तभी आप बताना कि आपको चैप्टर कैसा लगा। क्लियर? तो सबसे पहले तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। चैप्टर नंबर है बुक का 7, चैप्टर नेम है जीवों में विविधता एंड लेक्चर नंबर है 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम देखो पहले आप, चैप्टर का नाम क्या है? जीवों में विविधता। मतलब विविधता मतलब वेरिएशंस। मतलब आप देखोगे इस पूरी पृथ्वी पर या फिर अपने आसपास, पूरी पृथ्वी पर छोड़ो, अपने आसपास आपको अलग अलग प्रकार के जीव दिखाई देंगे। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जीव दिखाई देंगे। यही क्या कहलाती है? जीव विविधता कहलाती है। जीवों में विविधता, वेरिएशंस। ठीक है, क्या आप देखते हो आपको सारे जीव सिमिलर दिखते हैं? नहीं दिखते ना। एक देखो, एक चींटी दिखती है, वो कितनी सी होती है। फिर आप एक मकोड़ा देखो, ठीक है, वो उससे बड़ा होता है। रैबिट देख लो, ठीक है, हिरण देख लो, कुत्ता देख लो, बिल्ली देख लो, चूहा देख लो, तो अलग अलग प्रकार के जीव मिलते हैं। तो यही क्या होती है? आपकी वेरिएशंस होती है, विभिन्नताएं होती है। देखो हमारे चारों ओर, मान लो ये व्यक्ति खड़ा है या फिर अपन खड़े हैं, ठीक है, जब अपन अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के जीव दिखाई देते हैं। तो हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं और सभी जीव क्या है? एक दूसरे से अलग है। देखो चींटी और मकोड़ा सेम है क्या? नहीं है ना। और कुत्ता और बिल्ली सेम है? नहीं है। बिल्ली और चूहा सेम है? नहीं है ना। और हम हमारी बात करें, ठीक है, हम अपने आप को देखते हैं, ठीक है, तो हमें हमारा सेम टू सेम पर्सन थोड़ी दिखता है। हाँ, ह्यूमन दिखता है, बट क्या उसकी और हमारी बिल्कुल आदतें सेम होती है क्या? नहीं होती है ना। सब कुछ अलग अलग होता है। क्लियर है? तो यही आपकी क्या कहलाती है? वेरिएशंस कहलाती है। तो जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के या फिर अनेक प्रकार के जीव दिखाई देते हैं और वे सभी जीव आपस में एक दूसरे से कैसे होते हैं? अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, हम ह्यूमंस भी आपस में सेम नहीं होते हैं। देखो मान लो इसके पास में ये दूसरा ह्यूमन है, दूसरा इंसान है। अब क्या ये दोनों सेम होंगे? कहने को तो ये ह्यूमन है, इंसान है, दोनों ही इंसान है, बट ना इनके लक्षण मिलेंगे, ना इनका फेस मिलेगा, ना इनकी आदतें मिलेगी। क्लियर है? तो ये क्या है? एक दूसरे से भिन्न है। क्लियर? ठीक इसी प्रकार से आप 2 डॉग ले लो, ठीक है, 2 डॉग ले लो, क्या उनकी हैबिट सेम मिलती है? नहीं मिलती है। क्लियर? फिर जीवों में विविधता। आखिर जीवों में विभिन्नता जो होता है उसका अध्ययन क्यों किया जाता है? देखो जीवों में विविधता जो होती है, एक तो आकार में विभिन्नता होती है, ठीक है, देखो कुछ जीव जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और कुछ जीव बहुत बड़े होते हैं। क्लियर? आयु में विभिन्नता। कुछ जीवों की आयु बहुत कम होती है, जैसे कि आप देख लो मच्छर, उसकी आयु बहुत कम होती है। वहीं अगर बात करो कछुए की तो उसकी आयु 200-300 वर्ष होती है। क्लियर? आवास के आधार पर भी विभिन्नता होती है। ठीक है, कुछ जीव वायु में रहते हैं, कुछ जीव स्थल पर रहते हैं, कुछ जीव जल में रहते हैं। तो ये सब क्या है? विभिन्नताएं हैं, वेरिएशंस होती है। ठीक है, विभिन्नताएं क्या होती है? जीव जो होते हैं अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, तो उसे ही क्या बोला? जीव विविधता बोला। आकार में आधार पर विविधता। आकार के आधार पर विविधता क्या होता है? जीवाणु का आकार कुछ माइक्रोमीटर से। अब मैंने क्या बताया कि कुछ जीवों का आकार क्या होता है? बहुत छोटा होता है और कुछ जीवों का आकार बहुत बड़ा। जैसे कि एक पेड़ हो गया केल्प, ठीक है, उसका आकार कितना होता है? 100 मीटर तक होता है। क्लियर? बात करें आयु की भिन्नता, तो देखो मच्छर की आयु का जीवन काल कुछ दिन होता है और वहीं अगर बात करें कछुए की तो उसकी आयु का जीवन काल 300 वर्ष होता है। तो क्या वो सिमिलर है? नहीं, ये सब क्या है? अलग अलग है। यही तो क्या कहलाती है? वेरिएशन कहलाती है, विभिन्नताएं कहलाती है। तीसरा, आवास के आधार पर। कुछ जल में रहते हैं, कुछ स्थल में रहते हैं, ठीक है, और कुछ वायु में रहते हैं। तो पृथ्वी पर रहने वाले जीव गाय, मनुष्य, हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। जल में रहने वाले जीव मगरमच्छ, मछली, और वायु में उड़ने वाले जीव पक्षी, सारस, चिड़िया, हंस। ठीक है, अब मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या? वर्गीकरण। देखो अब क्या है ना कि मैंने क्या बताया, जीवों की विविधता में हमने क्या देखा कि बहुत सारे जीव हैं और सारे जीव क्या हैं? आपस में अलग अलग है। अब मान लो हमको स्टडी करनी है, उनके बारे में अध्ययन करना है, तो हम अध्ययन कैसे करेंगे? क्लियर है? तो उस स्टडी को आसान करने के लिए क्या किया गया? उनका वर्गीकरण किया गया। किसका वर्गीकरण किया गया? जीवों का। जीवों का
क्या किया गया? वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण किया गया, मतलब कि किसी भी जीव की एक तो पहचान आसानी से हो जाए, किसी भी जीव की पहचान करने के लिए कि उसका वर्गीकरण करके हमने क्या नाम दे दिया, उसको एक नाम दे दिया वर्गीकरण के अंदर। क्लियर है? अब इस जीव को इसी नाम से पहचाना जाएगा। अब कभी किसी को उसकी स्टडी करनी होगी तो उस नाम से जाएगा और वो स्टडी कर लेगा। ठीक है, तो जीवों का वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण में उसको नए नए नाम दिए गए। ठीक है, वर्गीकरण में क्या किया गया? नाम दिया गया उसको कि कबूतर को हम कबूतर बोलेंगे, ठीक है, खरगोश को हम खरगोश बोलेंगे। क्लियर है? तो ये जो वर्गीकरण है इसका आधार क्या है? वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। वर्गीकरण जो है समानता व असमानता के आधार पर किया गया था। किस आधार पर? समानता व असमानता। समझना कैसे किया गया था वर्गीकरण? समानता व असमानता के आधार पर किया गया था। मतलब जो जीव समान थे उन्हें एक श्रेणी में रख दिया, दो ग्रुप बना लिए, ए और बी। मान लो 4 श्रेणी है, 1 4, एक सेकेंड, 1 2 3 4 6। ये 6 हमारे पास में जीव है। मान लो ये 6 जीव है, उसमें उसने क्या करा? समान जीवों को एक श्रेणी में रख दिया। मतलब समान कौन है? ये ए, फर्स्ट और फोर्थ वाला जीव समान है तो इसे ए श्रेणी में रख दिया। फिर देखो सेकंड और सिक्स समान है तो सेकंड और सिक्स को उसने बी श्रेणी में रख दिया। थर्ड और फिफ्थ समान है तो उसे सी श्रेणी में रख दिया। क्लियर है? तो समानता व असमानता के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया गया। ठीक है, जो जीव समान थे जिसमें सिमिलरिटी थी उसको एक ग्रुप में रख दिया। ठीक है, जो जीव समान थे जिसके अंदर सिमिलरिटी थी उसको एक ग्रुप में रख दिया। क्लियर है? तो वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्गीकरण का आधार था आपका समानता व असमानता के आधार पर। तो देखो जीवों को उनकी समानता व असमानता के आधार पर बांटना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। अब सबसे पहला वर्गीकरण किसने दिया? ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वर्गीकरण देखना, पहला वर्गीकरण किसने दिया? एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। पहला वर्गीकरण दिया अरस्तु ने। किसने दिया? अरस्तु ने। अरस्तु ने क्या करा? सबसे पहला वर्गीकरण बताया और जीवों को किस आधार पर बांटा? उसने बताया जल, वायु। उसने बोला 3 प्रकार के जीव हैं जो जल, वायु और स्थल पर रहते हैं। अब आपने देखा कि जल पर रहने वाले जीव भी तो बहुत सारे हैं, जैसे कि जल में मछली भी रहती है, मगरमच्छ भी रहता है, ठीक है, शार्क भी रहती है, क्लियर है, ऑक्टोपस भी रहता है। क्लियर? अब देखो तो क्या सारे जल में रहने वाले जीवों को एक श्रेणी में रख देंगे हम? नहीं, क्योंकि वो तो आपस में अलग अलग है, तो हम उसको एक श्रेणी में नहीं रख सकते ना। अरस्तु ने सबसे पहला वर्गीकरण किसने दिया? सबसे पहला वर्गीकरण दिया अरस्तु ने। क्लियर? अब अरस्तु ने क्या बोला कि जो जल में रहने वाले जीव है उनको एक श्रेणी में रख दो, वायु में रहने वाले जीवों को एक श्रेणी में रख दो, स्थल पर रहने वाले जीवों को एक श्रेणी में रख दो। पर क्या जो जीव जल में रह रहे हैं सारे समान हैं? उनके लक्षण मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। जल में मछलियां भी है, मेंढक भी है, मगरमच्छ भी है, ऑक्टोपस भी है। क्लियर? वहीं दूसरी तरफ देखो वायु में, वायु में क्या एक ही प्रकार की चिड़िया उड़ रही है क्या? नहीं, बाज भी उड़ रहा है, ठीक है, कबूतर उड़ रही है, कबूतर उड़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है। क्लियर? स्थल के ऊपर रहने वाले जीव क्या समान है क्या? हम ह्यूमंस भी स्थल पर रहते हैं, गाय भी स्थल पर रहती है, क्या हम सिमिलर है क्या? नहीं है ना, तो हम इनको एक से मिल सकते हैं। तो इसीलिए ये वर्गीकरण बाद में खारिज हो गया। और इंपॉर्टेंट बात, अरस्तु को क्या बोलते हैं बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अरस्तु किसके जनक हैं? जीव विज्ञान के जनक हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है बेटा? अरस्तु। फिर आता है जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा जाता है, पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो जो पादप विज्ञान है उसके जनक कौन है? आपके थियोफिस्टर। एंड जो आपका जंतु विज्ञान है, जूलॉजी, जंतु विज्ञान, उसके जनक भी क्या है? ये आपके अरस्तु। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट। ठीक है, क्लियर? बस अरस्तु के मतलब रेस्पेक्ट में यही पॉइंट याद रखना है कि सबसे पहला वर्गीकरण किसने दिया? अरस्तु ने दिया। जीव विज्ञान के जनक है और
जंतु विज्ञान के जनक है। इन्होंने जीवों को वायु, जल, स्थल के आधार पर वर्गीकृत किया। बस उसके बाद में कौन आए, उसके बाद में आपके दूसरे साइंटिस्ट आए, कौन? कैरोलस लीनियस। ठीक है, कौन आया आपके? कैरोलस लीनियस। उन्होंने क्या करा? सबसे पहले कौन आए आपके? अरस्तु आए। ठीक है, अरस्तु के बाद में सेकंड वर्गीकरण किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने क्या बताया? कैरोलस लीनियस ने बताया इन्होंने सभी जंतुओं को सभी जीवों को कितने जगत में बांटा? सभी जीवों को कितने जगत में बांटा? 2 जगत में, पादप जगत, दूसरा क्या था आपका? जंतु जगत। ठीक है, सभी जीवों को 2 जगत में बांटा, पादप जगत और जंतु जगत में बांटा। क्लियर? ये पॉइंट याद रखना है कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, सेकंड वर्गीकरण दिया कैरोलस लीनियस ने, सभी जीवों को 2 जगत में बांटा, पादप जगत और जंतु जगत। उसके बाद में कैरोलस लीनियस ने क्या करा? द्विनाम पद्धति दी। ठीक है, क्या दी कैरोलस लीनियस ने? द्विनाम पद्धति। उसके बाद में कैरोलस लीनियस ने क्या करी? द्विनाम, इंपॉर्टेंट है, द्विनाम पद्धति दी। और क्या बताया? उन्होंने बताया कि किसी भी जीव का नाम, उन्होंने क्या बताया? कि किसी भी जीव का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। देखो, किसी भी जीव का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे एग्जाम्पल ले ले हम मानव का, ह्यूमन का। मानव का नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। ठीक है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। तो आपके कैरोलस लीनियस ने क्या करा? द्विनाम पद्धति दी। द्विनाम पद्धति किसने दी? सबसे इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में क्वेश्चन बनेगा। कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी। ठीक है, तो क्या कैरोलस लीनियस ने क्या करा? सबसे पहले तो कैरोलस लीनियस ने जीवों का वर्गीकरण किया। किस आधार पर? जीवों को बांट दिया 2 भागों में, एक तो पादप जगत में और जंतु जगत में बांट दिया। क्लियर है? कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी, बताया कि किसी भी जीव का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब 2 शब्द हो गए, अब बात करते हैं उसकी आगे की। इसमें जो पहला शब्द होता है, यहां लिखती हूं मैं, पहला शब्द किसको बताता है? पहला शब्द उसकी वंश को बताता है कि वो किस वंश से बिलोंग करता है। और दूसरा शब्द किसको बताता है? दूसरा शब्द बताता है उसकी जाति। दूसरा शब्द बताता है उसकी जाति। तो मानव के अंदर ये होमो क्या बता रहा है? उसका वंश बता रहा है। और वहीं सेपियस जो बता रहा है उसकी जाति बता रहा है। क्लियर? मैंजीफेरा क्या बता रहा है? आम का वंश बता रहा है कि किस वंश से है ये। और इंडिका क्या बताती है? उसकी जाति, स्पीशीज। क्लियर? देखो, द्विनाम पद्धति की बात करिए। द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने दी है। बताया कि किसी भी जीव का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला उसके वंश को बताएगा, दूसरा उसकी जाति को बताएगा। बस। अब अगर आप किसी भी जीव का नाम लिखते हो, द्विनाम पद्धति के अनुसार, तो उसके कुछ नियम होते हैं। उसके क्या होते हैं? कुछ नियम। तो द्विनाम पद्धति के नियम। पहला नियम तो वही है कि वो जो पहला होता है शब्द उसके वंश को बताता है। ठीक है, पहला नियम क्या है? पहला शब्द किसको बताता है? वंश को। और दूसरा किसको बताता है? जाति को। अब ध्यान से सुनो, वंश का पहला अक्षर
कैसे लिखेंगे? कैपिटल लेटर में लिखेंगे, बड़े शब्दों में, बड़े शब्दों। और जो जाति होता है, जाति का पहला अक्षर छोटे शब्दों में, स्मॉल लेटर में, छोटे शब्दों में स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जैसे देखो क्या आएगा? होमो, तो होमो का एच क्या होगा? कैपिटल होगा इसके अकॉर्डिंग। सैम्पियस, सैपियस का एस क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, ऐसे ही मैंजीफेरा का एम बड़ा होगा और इंडिका का जो आई होगा वो छोटा होगा। फिर आता है आपका तीसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होता है? अगर हम इस नाम को हाथ से लिखेंगे, अगर इन वैज्ञानिक नामों को अगर हम हाथ से लिखेंगे तो उसके नीचे हम क्या करेंगे? रेखांकित करेंगे। अगर नाम को हाथ से लिखा जाता है तो उसे रेखांकित करते हैं, तो उसे रेखांकित करते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया होमोसेपियस, तो इसके नीचे रेखांकित करेंगे ऐसे, तब सही माना जाएगा। और अगर आप इसको छपवाते हो, मतलब टाइप वगैरह करवाते हो, तो इसे इटैलिक फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब टेढ़ा लिखा जाता है। होमो ये किसको दर्शाता है? लैटिन उद्भव को दर्शाता है। तो ये कुछ नियम है आपके द्विनाम पद्धति के नियम, कि अगर किसी भी जीव का आप नाम रखोगे तो किस शब्दों के अकॉर्डिंग रखोगे, कि पहला उसके वंश को बताएगा, दूसरा उसकी जाति को बताएगा। वंश का पहला वर्ड जो होता है आप इंग्लिश के अंदर कैपिटल लेटर में लिखेंगे और जाति का पहला शब्द आप स्मॉल लेटर में लिखोगे। दूसरा, अगर नाम को आपने हाथ से लिखा है तो आपको उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, और अगर आप उसको छपवाते हो तो वो उसको आपको टेढ़ा छपेगा, वो इटैलिक फॉर्म के अंदर। क्लियर? देखो कौन थे आपके? कैरोलस लिनियस द्विजगत प्रणाली दी तथा सभी जीवों को दो जगत में बांटा, जंतु जगत और पादप जगत। ठीक है, फिर देखो द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस द्वारा दी गई, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। बताया कि किसी भी जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, किसी भी जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला उसके वंश को और दूसरा उसकी जाति को बताता है। उदाहरण है होमोसेपियस। ठीक है, होमो क्या हो गया? वंश हो गया, सेपियस क्या हो गया? जाति हो गया। द्विनाम पद्धति के नियम, द्विनाम पद्धति में प्रथम नाम किसको बताता है? वंश को। दूसरा नाम उसकी जाति को बताता है। वंश का नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जाति शब्द का पहला अक्षर छोटे अक्षरों में स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, याद रखना है आपको। ठीक है, अगर नाम को हाथ से लिखेंगे तो वंश व जाति के नीचे अलग अलग लाइन खींचेंगे। क्लियर? जैसे कि आपने लिखा यहां पर होमो सेपियस, ये एक लाइन, ये एक लाइन। क्लियर? और लास्ट में देखो अगर छपाई की जाती है तो तिरछे अक्षरों में दर्श लिखते हैं, जो उसको लैटिन उद्भव को दर्शाता है। लैटिन भाषा कैसी होती है? मृत भाषा होती है। लैटिन भाषा कैसी होती है? मृत भाषा होती है। फिर क्या आया? वर्गीकरण का आधार। ठीक है, या फिर आप बोलो कि पांच जगत का वर्गीकरण आया। कौन सा वर्गीकरण आया? पंच जगत वर्गीकरण। पहले आपका अरस्तु वाला वर्गीकरण आया, वो फेल हो गया। उसके बाद में कैरोलस लिनियस वाला वर्गीकरण आया, द्विजगत वर्गीकरण बोलते हैं उसे हम। ठीक है, फिर त्रिजगत वर्गीकरण आया, चतुर्जगत वर्गीकरण आया, और अंत में आपका पंच जगत वर्गीकरण आया। पंच जगत वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ेंगे हम डिटेल में। आपकी बुक में वही दे रखा है। आपकी बुक में क्या दे रखा है? मोनेरा दे रखा है, प्लांटी दे रखा है, एनिमिलिया दे रखा है, और प्रोटिस्टा जगत दे रखा है, कवक जगत दे रखा है। ये सब पढ़ेंगे हम। जंतु जगत को डिटेल में दे रखा है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर? तो वर्गीकरण का आधार क्या रखा? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है? अविकसित कोशिका होती है। और यूकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है? विकसित होती है। ये कैसी होती है? विकसित होती है। इसमें केंद्रक जो होता है,
केंद्रक उपस्थित होता है और कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं। कैसे कोशिकांग? झिल्ली युक्त। वही प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें, सेल वाले चैप्टर में पढ़ाया है मैंने आपको। प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है? अविकसित होती है, ठीक है। केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित, और कोशिकांग भी कम होते हैं। कम व झिल्ली रहित होते हैं। फिर आता है एक कोशिकीय जीव, ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है और एक से ज्यादा कोशिका से मिलकर बना है, बहुकोशिका। ये वर्गीकरण के आधार लिए गए थे कि एक मतलब कौन से जीव में प्रोकैरियोटिक कोशिका मिल रही है, कौन से जीव में यूकैरियोटिक कोशिका मिल रही है, ठीक है। कौन से जीव एक कोशिका मिल रही है, कौन से जीव में कौन सा जीव बहुकोशिकीय है। फिर आता है भोजन प्राप्त करने के तरीके के आधार पर। भोजन प्राप्त कैसे कर सकते हैं? भोजन होता है, आप देखो भोजन प्राप्त करने का तरीका है, सबसे पहले देखो, पहला प्रोकैरियोटिक में याद हो गया कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अविकसित होता है, कोशिकांग कम उपस्थित होते हैं, ऐसी कोशिका होती है, ठीक है, कि और झिल्ली रहित कोशिकांगक होते हैं। इसमें कोशिका विकसित होती है, केंद्रक उपस्थित है, कोशिकांग उपस्थित होते हैं, झिल्ली युक्त, ठीक है। एक कोशिका में ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है, बहुकोशिकीय ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। और भोजन प्राप्त करने के तरीके के आधार पर बात करते हैं। देखो, पहला आता है स्वपोषी और दूसरा आता है विषमपोषी। स्वपोषी कौन होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पेड़ पौधे। आपने देखा है पेड़ पौधों को कभी कि वो भोजन के लिए किसी और पर निर्भर कर रहे हैं, या बोल रहे हैं किसी को कि तुम मुझे खाना बना के दो, मैं खाना खाऊंगा? क्लियर है? नहीं ना, पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण खुद ही कर लेते हैं। कैसे करते हैं? देखो, इस वाली स्लाइड पे देख लेते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या पढ़ रहे हैं हम? स्वपोषी पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्वपोषी ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, उसमें कौन आते हैं? हरे पेड़ पौधे। कैसे? कौन सी विधि से? प्रकाश संश्लेषण विधि से अपना भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं वो? देखो, हरा पौधा होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है। पत्ती में क्या होता है? पत्ती में एक संरचना होती है आपका क्लोरोप्लास्ट, उस क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। जब आप 10th क्लास में जाओगे, यही फोटोसिंथेसिस आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो पत्ती क्या करती है? सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती है, एनवायरमेंट से लेती है CO2, जड़ से लेती है जल, और क्या बनाती है? भोजन बनाती है, ठीक है। CO2, H2O, ये सनलाइट सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कहां पर? क्लोरोफिल के अंदर, C6H12O6, क्या बना? भोजन बना। तो पौधे अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर है क्या? नहीं, उनको अपना भोजन चाहिए, वो खुद ही बना लेंगे सनलाइट से। तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। वही विषमपोषी क्या होते हैं? जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि हम, अगर हमें भोजन खाना है तो हम किस पे डिपेंड है? पेड़ पौधों पे डिपेंड है, ठीक है। कुछ नॉनवेज खा रहे हैं तो वो जानवरों पे डिपेंड है। क्लियर है? तो वो सब क्या होते हैं? आपके विषमपोषी होते हैं। क्लियर? तो विषमपोषी क्या होता है? अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। अब ये विषमपोषी भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके मृतोपजीवी, जो मृत पदार्थ से भोजन ले लेते हैं। एक होता है आपका परपोषी, जैसे कि जूं होती है, साथ में रहकर पोषण लेती है, ठीक है। आपके बालों में रहेगी, आपके बालों के साथ में रह रही है, मतलब आपके साथ में, और आपसे पोषण भी ले रही है, परपोषी बोलते हैं उसे, ठीक है। और एक मृतोपजीवी हो गया, एक परपोषी हो गया, एक प्राणी संपोषण होता है, ठीक है। ये भी आपको 10th क्लास में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। बस अभी इतना याद रखो, पोषण 2 प्रकार का होता है। स्वपोषी, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, उसे हमने बोल दिया। या फिर ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, उसे हमने विषमपोषी बोल दिया। विषमपोषी 2 प्रकार के, मृतोपजीवी, अगर जीव अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थ से ले रहा है तो उसे मृतोपजीवी बोल दिया। परजीव उसके साथ रहकर भोजन प्राप्त कर रहा है। एक प्राणी संपोषण, जिसमें हम आते हैं।
देखो वर्गीकरण का आधार क्या है, वर्गीकरण इस फॉर्म में किया जाता है जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ठीक है, अब देखो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति स्पीशीज होती है, जाति को ही इंग्लिश में स्पीशीज बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट। क्लियर, बताओ क्लियर है यहां तक सभी को? चलो तो आगे बात करते हैं पंचजगत वर्गीकरण की। किसकी बात करते हैं? पंचजगत वर्गीकरण की बात करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके चैप्टर का। पंचजगत वर्गीकरण किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। इंपॉर्टेंट है नाम, किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दिया गया। और आर.एच. व्हिटेकर ने क्या करा? सभी जीवों को 5 जगत में बांटा। ये क्या लिखा है? 5 जगत, मतलब सभी जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत कर दिया। किसने? आर.एच. व्हिटेकर ने। इसीलिए इसी वर्गीकरण को पंच जगत वर्गीकरण बोला। किसमें बांटा? मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया जगत। इनके बारे में ही हम डिटेल में बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम इन चारों जगत के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम एनिमिलिया जगत के बारे में पढ़ेंगे, जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके आर.एच. व्हिटेकर ने क्या करा? व्हिटेकर ने सभी जगत को, सभी जीवों को, व्हिटेकर ने सभी जीवों को 5 जगत में बांट दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया। क्लियर? अब बात करते हैं मोनेरा जगत में कौन से जीव रखे और प्रोटिस्टा जगत में कौन से जीव रखे, कवक जगत में कौन से जीव रखे, ये तो हमको पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको एक टर्म बताई है, ये वाली प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, इन सभी के आधार पर इनको क्या करा है? बांटा गया है। देखो मोनेरा जगत में कैसे जीव रखे? एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक, सॉरी प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव रखे। मतलब ऐसे जीव जिनका शरीर किससे मिलकर बना है? एक कोशिका से मिलकर बना, और वो कोशिका कैसी है? प्रोकैरियोटिक है। मतलब उसमें केंद्रक भी विकसित नहीं है, कोशिकांग भी पूरे नहीं पाए जाते हैं, डेवलप नहीं होते हैं। प्रोटिस्टा जगत में कैसे जीवों को रखा जाता है? एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक, किसको रखा? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा। मतलब मोनेरा जगत में कैसे जीव रख दिए? एक कोशिका प्रोकैरियोटिक जीव। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव रखे। वहीं जो ये कवक जगत था, पादप जगत था और आपका जंतु जगत था, इसमें किसको रखा? बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा। यूकैरियोटिक जीवों को रखा। ठीक है, क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनेगा। अभी हम डिटेल में बात करेंगे मोनेरा जगत की, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। वही पॉइंट्स है, ये आपको याद रखने हैं। आईएमपी करो इनको। ठीक है, एग्जाम्पल बता देती हूँ साथ के साथ कि मोनेरा जगत के एग्जाम्पल कौन हो गया आपका? मोनेरा जगत में आ जाता है, चलो इसको इतना छोड़ो, एग्जाम्पल हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यही लिखा है कि मोनेरा जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को, प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को, फंजाई, प्लांटी और एनिमिया जगत में बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा। मोनेरा जगत के आप एग्जाम्पल देख लो। मोनेरा जगत में आते हैं आपके जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल। वहीं प्रोटिस्टा जगत में आ जाता है आपका अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम। सबके डायग्राम दिखाऊंगी मैं आपको। क्लियर? चलो तो बात करते हैं सबसे पहले मोनेरा जगत की। किसकी बात करते हैं? मोनेरा जगत की। एग्जाम्पल देख लो, मोनेरा जगत में कौन आते हैं? आपके जीवाणु आते हैं, और क्या आता है आपका? एनाबिना आता है। नील शैवाल का एग्जाम्पल है, आपकी बुक में दे रखा है। मोनेरा जगत में कैसे जीव होते हैं? मोनेरा जगत में होते हैं आपके एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। अगर प्रोकैरियोटिक जीव है तो क्या इसमें संगठित केंद्रक मिलेगा? नहीं। कोशिकांग मिलेंगे? नहीं। तो यही लिखा है कि इसमें संगठित केंद्रक कोशिकांग नहीं होते हैं। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें कोशिका भित्ति की बात करते हैं कि कुछ के अंदर कोशिका भित्ति होती है और कुछ में कोशिका भित्ति नहीं होती है। मोनेरा जगत के कुछ जीव
स्वपोषी होते हैं और कुछ विषमपोषी होते हैं। कुछ जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, कुछ जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। विषमपोषी होते हैं, दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट याद रखने, टिप्स पे याद करो सब। मोनेरा जगत में कौन से जीव आते हैं? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक है मतलब उसमें विकसित कोशिका नहीं है, विकसित कोशिकांग नहीं है। दूसरा, कोशिका भित्ति कुछ में पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती है। पोषण की बात करें, दोनों प्रकार का मिलेगा, कुछ स्वपोषी होंगे, कुछ विषमपोषी होंगे। थर्ड, देखो, स्वपोषी जीव जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ये डेफिनेशन है। विषमपोषी वह जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, ये डेफिनेशन है। आप लोगों के लिए याद कर लेना। उदाहरण की बात कर लेते हैं, क्या आता है इसमें? जीवाणु आता है, नीलहरे शैवाल आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है, माइक्रोप्लाज्मा आता है। क्लियर? कुल मिला के क्या याद रखने हैं? मोनेरा जगत में 4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव, कुछ में कोशिका भित्ति होती है, कुछ में नहीं होती है। कुछ जीव स्वपोषी है, कुछ विषमपोषी। और लास्ट एग्जाम्पल, बस ये देख लो डायग्राम और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये बैक्टीरिया का हो गया, ये ब्लू ग्रीन एल्गी का हो गया, नीलहरी शैवाल। ये कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जब आप बड़े हो जाओगे, मतलब 11th में अगर आपने बायो लिया, तब आपको इसकी भी स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ाई जाएगी, इसकी भी स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ाई जाएगी। फिर आपका क्या आता है? फिर आता है आपका प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में कैसे जीव रखे हैं? प्रोटिस्टा जगत में हमने एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव रखे हैं, अभी मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट, कैसे होते हैं? जलीय आवासों में मिलते हैं, मतलब ज्यादातर जलीय आवासों में मिलते हैं। इसमें अगर ये प्रोकैरियोटिक है तो इसमें क्या संगठित केंद्रक मिलेगा? बिल्कुल संगठित केंद्रक मिलेगा। कोशिकांग मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। तो इसके शरीर में संगठित केंद्रक व कोशिकांग उपस्थित होते हैं। पोषण दोनों ही प्रकार का होता है, स्वपोषी और विषमपोषी। मतलब इसमें भी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना के खा सकते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो पहला पॉइंट, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। दूसरा, संगठित केंद्रक मिलेगा, कोशिकांग मिलेंगे। पोषण की बात आ गई, और जलीय आवास में मिलते हैं। अब ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो, इस जगत के जीवों में गमन के लिए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या मिलते हैं? इसमें सीलिया मिलते हैं और फ्लैजिला मिलते हैं। सीलिया क्या होते हैं? ऐसी रोम लाइक स्ट्रक्चर होती है बहुत सारी। फ्लैजिला की संख्या कैसी होती है? कम होती है। देखो डायग्राम, देखो ये वाला डायग्राम, देखो फर्स्ट वाला। इस वाले डायग्राम को जब आप जूम करके देखोगे तो यहां पर आपको बहुत सारी हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिख रही है। ये क्या है? इनको ही हम बोलते हैं सीलिया। तो ये इसमें किसमें मूवमेंट करा रही है? इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, गमन में सहायता कर रही है। दूसरा, इसको भोजन ग्रहण करना है, उसमें भी सहायता करती है। कौन? ये सीलिया करती है। क्लियर? वही बात करें फ्लैजिला की, तो युग्लिना में देखो ये क्या निकला है? फ्लैजिला। ठीक है, तो याद रखना, फ्लैजिला की संख्या कम होती है, सीलिया की संख्या ज्यादा होती है। एग्जाम्पल क्या है आपका? पैरामीशियम है, युग्लिना है, अमीबा है। ठीक है, पैरामीशियम है, युग्लिना है, अमीबा है। तो इसके अंदर क्या पॉइंट याद रखने हैं? 4 पॉइंट याद रखने हैं बस। हर किसी में 4 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, बताओ, चले आगे कवक जगत की तरफ। चले आगे। उदाहरण देख लो, एक कोशिकीय शैवाल, डायेटम प्रोटोजोआ युग्लिना अमीबा। डायेटम प्रोटोजोआ युग्लिना अमीबा। क्लियर? फिर आता है आपका कवक जगत। ये आपने देखा है, सांप की छतरी बोलते हो, सांप की छतरी, मशरूम्स वगैरह होते हैं। ठीक है, सांप की छतरी, एगेरिकस वगैरह इसके अंदर आते हैं। किसमें? कवक जगत के अंदर। कवक जगत में कौन से जीव आते हैं? देखो वापस आ जाओ पीछे। कवक जगत में कौन से जीव आते हैं? कवक जगत में आते हैं आपके बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, मतलब ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो कवक जगत में कैसे जीव आते हैं? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे होते हैं? विषमपोषी होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, पोषण के आधार पर इसे मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी में विभक्त किया गया है। क्लियर है? किसमें विभक्त किया गया है? मृतजीवी, परजीवी और सहजीवी के अंदर विभक्त किया गया है। फिर देखो, पोषण
पोषण के लिए, किसकी बात हो रही है, मृतोपजीवी की। विषमपोषी होते हैं तो विषमपोषी 3 प्रकार के हैं, मृतजीवी, परजीवी, सहजीवी। मृतजीवी क्या होंगे, जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थ से लेंगे, जैसे कि ये डायग्राम देखो, कोई मृत पदार्थ होता है, आपने देखा है बारिश के दिनों में ये छाप की छतरी अपने आप उग जाती है, तो वहां पर इसको कोई पोषण थोड़ी देता है, नहीं, लकड़ी के ऊपर उग जाती है या फिर खाद वगैरह में उग जाती है ये अपने आप। तो वहां पर जो मृत कार्बनिक पदार्थ है उससे पोषण लिया और क्या करी, वृद्धि करी, तो ये इसका पोषण कौन सा कहलाएगा, मृतोपजीवी। ठीक है, फिर आता है इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी है, काइटिन की बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, किसकी, कवक की। का से कवक, का से काइटिस, और इसे हम क्या बोलते हैं, फंजाई भी बोलते हैं इंग्लिश में। एक सेकेंड, फंजाई भी बोलते हैं। उदाहरण हो गया इसका मशरूम्स हो गए, बेस्ट हो गया, मोल्ड हो गया, एगेरिकस हो गया, पेनिसिलियम हो गया। क्लियर है, ये 4 पॉइंट याद रखने की। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं, विषमपोषी होते हैं, विषमपोषी हो गए तो मृतजीवी भी हो गया, परजीवी भी हो गया, सहजीवी भी हो गया। अब कोशिका भित्ति किसकी बनी है, काइटिन की, और एग्जाम्पल याद रखने हैं, बस कोशिका भित्ति याद रखनी है और एग्जाम्पल याद रखने। सिंपल सा पॉइंट है, अगर देखो आपने ये वाला पॉइंट याद कराना तो आपको सब याद हो जाना है, कुछ याद नहीं करना। देखो मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है तो केंद्रक ढंग से विकसित नहीं होगा। क्लियर है, और कैसे होते हैं, जीवाणु, और इसके एग्जाम्पल हो गए जीवाणु और आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर है, पोषण दोनों प्रकार का होता है, स्वपोषी विषमपोषी होता है। फिर देखो प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को केंद्रक विकसित होगा, उसके अंदर जलीय आवासों में मिलते हैं अधिकतर। क्लियर, पोषण दोनों प्रकार का होगा। एग्जाम्पल याद रख लो, फंजाई कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, विषमपोषी प्रकार का पोषण है, कोशिका भित्ति काइटिन की बनी है, और एग्जाम्पल। अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज की क्लास का, पादप जगत, प्लांटी जगत। किसका, पादप जगत और प्लांटी जगत की बात करते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट एनिमिलिया हम जंतु जगत नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले पादप जगत में कौन आते हैं, आपके पादप आते हैं। पादप जगत में कौन आते हैं, आपके पादप आते हैं। तो कैसे जीव हैं इसमें, बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक जीव, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि कोई भी जीव जो होता है सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करेगा, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और जड़ों से जल लेगा, भोजन बना देगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। कवक के अंदर किसकी बनी थी, काइटिन की बनी थी। देखो हाँ, कवक के अंदर सेल्यूलोज की बनी होती है। कवक में कोशिका भित्ति किसकी होती है, सेल वॉल बोलते हैं इसको, किसकी होती है, काइटिन की, और पादप में किसकी होती है, सेल्यूलोज की होती है। ये पॉइंट याद रखें। उसके बाद में पादप जगत को 2 उपजगत में बांटा गया है। पादप जगत को फिर से 2 उपजगत में बांटा गया है, क्रिप्टोगैमस और फिनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस और फिनेरोगैमस। तो देखो पादप जगत में कौन से जीव आते हैं, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये रही, अभी बताई थी मैंने आपको। कहाँ गई प्रकाश संश्लेषण, ये रहा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, पत्ती के अंदर क्या होता है बेटा, पत्ती के अंदर क्लोरोफिल होता है। पत्ती के अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पादप जगत को मैंने आपको बताया 2 उपजगत में बांट दिया गया है। एक तो होता है क्रिप्टोगैमस और एक होता है फिनेरोगैमस। ठीक है, क्रिप्टोगैमस में ऐसे पादप रखे गए हैं जिनमें क्या होता है, बीज का निर्माण नहीं होता है। ऐसे पादप जिसमें बीज का निर्माण
जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता है। फिनेरोगेमस में कैसे जीव है जिनमें, कैसे पौधे हैं जिसमें बीज का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। फिर आता है आपका थैलोफाइट। स्क्रिप्टोगेमस को 3 भागों में बांटा है, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। फिनेरोगेमस को 2 भागों में बांटा है, अनावर्त बीजी, आवर्त बीजी। अनावर्त बीजी को हम क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म भी बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। और आवर्त बीजी को हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही देख लो, याद रखना, एंजियोस्पर्म के अंदर आपको बीज भी मिलता है, बीज भी मिलता है और फल भी मिलता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो इसमें सिर्फ आपको क्या मिलता है, बीज मिलता है। इसमें क्या मिलेगा आपको, सिर्फ बीज मिलता है, फल नहीं मिलता है, इसमें फल नहीं होता है, बीज मिलता है, इसमें सिर्फ फल नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में आपको बीज तो मिलता है पर बीज के ऊपर का आवरण नहीं मिलता है। बीज कहाँ पर होते हैं, फल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में आपको बीज तो मिलता है परंतु फल नहीं मिलता है, बीज का आवरण नहीं मिलता है, नग्न बीज होते हैं उसके अंदर, नग्न बीजी पादप भी बोलते हैं इसको हम। वहीं अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो इसमें आपको बीज भी मिलेगा, फल भी मिलेगा, बीज के ऊपर का आवरण भी मिलता है, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, थैलोफाइट की बात करेंगे, फिर बायोफाइट, टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, क्लियर है। जो पॉइंट मैंने मार्क किए स्पेशली आपको याद रखने हैं कि किस आधार पर बांटा, बीज के निर्माण के आधार पर पादप को 2 भागों में बांटा। ऐसे पादप जिसमें बीज बनते हैं क्रिप्टोगेमस, ऐसे पादप जिसमें बीज नहीं बनते उन्हें फिनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस को 3 भागों में बांटा, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। एंड जो आपका बीज के निर्माण जो फेनेरोगेमस है उसमें पादप को 2 भागों में बांटा, आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी। जिम्नोस्पर्म आवर्त बीजी में बीज तो होते हैं परंतु बीज के ऊपर का आवरण नहीं होता है, फल नहीं होता है, नग्न बीजी पादप होते हैं। एंजियोस्पर्म में बीज भी होगा, बीज के ऊपर का आवरण भी होगा, मतलब फल भी होगा, और इनको हम क्या बोलते हैं, पुष्पीय पादप बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, पुष्पीय पादप। थैलोफाइटा की बात करते हैं। आपने तालाब के ऊपर जाते हो, आपने ऐसी काई देखी है, तालाब के पास में जाते हो ऐसी काई देखी है, ये क्या होता है बेटा, यही होता है आपका क्या, यही होता है आपका क्या, थैलोफाइट। थैलोफाइट, थैलोफाइट में कैसे पादप आते हैं, ऐसे पादप जो जड़, तना, पत्ती में बटे हुए नहीं होते हैं, पत्ती में विभेदित नहीं होते हैं। ऐसे पादप जो जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, थैलोफाइट में आते हैं। समुद्र के ऊपर जाते हो ऐसे काई वगैरह देखिए, इसके अंदर आपको जड़, तना, पत्ती दिखती है, नहीं दिखती है ना, अविभेदित होती है। दूसरा, इसमें कौन आते हैं, मेनली शैवाल आते हैं। कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं, ठीक है। और कौन से आवास में मिलते हैं, जलीय आवास में। तो सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर जो पौधे आए कैसे थे, सबसे पहले पृथ्वी पर जो पौधे आए जलीय थे। कैसे थे, जलीय थे और जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं थे, क्लियर है। ये फर्स्ट प्लांट है जो पृथ्वी पर आए थे। उसके बाद में देखो, साथ के साथ बात करके चलते हैं। सबसे पहले पादप कौन से आए थे पृथ्वी पर, थैलोफाइट आए थे, ठीक है। ऐसे पादप जो जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं थे। इस वर्ग में कौन आते हैं, आपके शैवाल आते हैं, एल्गी आते हैं। मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं, पानी में। तो जो सबसे पहले पादप आए थे कहाँ उगते थे, पानी में उगते थे। उदाहरण है क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा। एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको सभी के। फिर उसके बाद जो जीव आए वो कौन से थे आपके, वो थे आपके ब्रायोफाइट। तो सबसे पहले अगर पूछे कौन से पादप आए तो आपको बताना है सबसे पहले आए आपके ब्रायोफाइट, सॉरी सबसे पहले कौन आया, आपके थैलोफाइट आए। फिर उसके बाद में कौन आया, उसके बाद में आया ब्रायोफाइट। कौन आए, ब्रायोफाइट। इसके अंदर भी आपको जड़, तना, पत्ती नहीं मिलेगी, परंतु जड़, तना, पत्ती जैसी संरचना मिलती है। याद रखना, जड़, तना, पत्ती इसमें नहीं मिलेगा आपको, परंतु उसकी जैसी मिलती जुलती संरचना मिलती है। तो जड़,
तना पत्ती अनुपस्थित होती है, परंतु उनकी जैसी संरचना मिलती है, जैसी संरचना मिलती है। क्लियर? इसी ब्रायोफाइट को, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ठीक है, पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट प्लांट थे जो धीरे धीरे कहाँ आ रहे थे, स्थल के ऊपर आ रहे थे। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा में क्या है कि इस जगत की पौधे को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है, विभेदित नहीं होता है, परंतु जड़ तना पत्ती जैसी संरचना होती है। संवन उत्तक अनुपस्थित होते हैं। रिक्सिया, मॉस और मर्केंशिया इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले थैलोफाइट में कौन थे? ऐसे पादप जो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं थे। कहाँ रहते थे? जल के अंदर रहते थे। दूसरा ब्रायोफाइट, जो इसको बोला पादप जगत का उभयचर, जड़ तना पत्ती नहीं मिल रहा है परंतु उनकी जैसी संरचना मिलती है। क्लियर? फिर इसमें क्या होता है? संवन उत्तक अनुपस्थित होता है। एग्जाम्पल याद रखो। ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट देख लिया, इसका डायग्राम। फिर आता है आपका टेरिडोफाइट। क्या आता है? टेरिडोफाइट। ठीक है, टेरिडोफाइट जो धीरे धीरे कहां पर आए? स्थलीय पादप आए। ठीक है, पहले स्थलीय पादप आपके कौन से हो गए? टेरिडोफाइट आ गए। ठीक है, और ये टेरिडोफाइट जड़ तना पत्ती में विभेदित थे। देखो, अब तक थैलोफाइटा देखा, जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं थे। ब्रायोफाइट देखिए, जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं थे परंतु उनकी जैसी मिलती जुलती संरचना मिल रही थी। वहीं जो टेरिडोफाइट है, इसके अंदर आपको विभेदित जड़ तना पत्ती मिलता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि ऐसा पहला पादप जिसमें जड़ तना पत्ती मिलता है, तो वो टेरिडोफाइट है। ठीक है, देख लो डायग्राम। फिर सिंपल से पॉइंट है कि जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है। संवन तंत्र जो होता है उपस्थित होता है। ठीक है, जननांग जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। उदाहरण मार्सिलिया, फर्न, हॉस्टेल। बस, और कुछ नहीं याद रखना। ये 4 पॉइंट याद रखने हैं बस। क्वेश्चन बनेगा इससे ही बनेगा। फिर आता है आपका जिम्नोस्पर्म। ये क्या है आपका? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म बोलो, अनावर्त बीजी बोलो, अनावर्त बीजी बोलो, या फिर नग्न बीजी बोलो। नग्न बीजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बीज के ऊपर आवरण नहीं मिलता है। बीज के ऊपर आवरण नहीं मिलता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल देख सकते हो डायग्राम। तो वहीं देख लो, जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? नग्न बीजी, नग्न बीज उत्पन्न करने वाले, अर्थात बीज के ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता है। अतः इन पौधों को नग्न बीजी पौधे कहते हैं। कैसे होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं, सदाबहार होते हैं, काष्ठीय होते हैं। उदाहरण है पाइनस और साइकस। उदाहरण सभी के याद रखने हैं आपको, उदाहरण सभी के याद रखने हैं। उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? फिर उसके बाद में लास्ट जगत आता है आपका एंजियोस्पर्म। इसको आप फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हो। जिस भी पादप में पुष्प खिल रहा है उसे आप बोल देते हो एंजियोस्पर्म। वो क्या है आपका? एंजियोस्पर्म है। ठीक है, जिस भी प्लांट में फ्लावर खिल रहा है, पुष्प खिल रहा है, वो सभी पादप किस में आते हैं? एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं, पुष्पीय पादपों में आते हैं। क्लियर? तो देखो, एंजियोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं? इसको हम पुष्पीय पादप भी बोलते हैं, पुष्पीय पादप भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पुष्प खिलते हैं। ठीक है, बीज के ऊपर क्या मिलता है? बीज के ऊपर आवरण मिलता है, अर्थात फल का निर्माण होता है। ठीक है, तो देख लो बस, एंजियोस्पर्म या फिर आप इसको बोलो आवर्त बीजी। या बोलो पुष्पीय पादप। ठीक है, इन पौधों में बीज जो होता है फल के अंदर होते हैं,
अर्थात इन पौधों में बीज का विकास अंडाशय से के अंदर होता है, बाद में वह फल बन जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? पुष्पीय पादप भी बोलते हैं। एंजियोस्पर्म को फिर दो भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक बीजपत्र होता है, उसे एक बीजपत्री पादप बोला, और कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसके अंदर दो बीजपत्र होते हैं, उसे द्विबीजपत्री पादप बोला। तो दो तरह के पादप हो गए, एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री पादप। कौन से पादप? आपके एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है, पुष्पीय पादप को दो भागों में बांटा है। किसको? पुष्पीय पादप को दो भागों में बांटा है। क्लियर? और इसी के साथ आपका पादप जगत जो होता है खत्म होता है। क्या कंप्लीट होता है आपका? पादप जगत। देखो सारा रिवाइज करते हैं वापस। हम पढ़ रहे हैं किसकी? R.H. व्हिटेकर द्वारा दी गई पंच जगत प्रणाली। ठीक है, पंच जगत प्रणाली में सभी जीवों को पांच जगत में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। मोनेरा जगत में कैसे जीव रखे? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव रखे। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव रखे। वहीं फंजाई, पादप और जंतु जगत में बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव रखे। फिर हमने देखा मोनेरा जगत में कौन से जीव आते हैं? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। अपना भोजन स्वपोषण से भी प्राप्त करते हैं, विषम पोषण से भी प्राप्त करते हैं। कुछ में कोशिका भित्ति होती है, कुछ में कोशिका भित्ति नहीं होती है। एग्जाम्पल याद रखो बस। फिर हमारा क्या आता है? प्रोटिस्टा जगत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है और केंद्रक विकसित होगा, जलीय आवासों में मिलते हैं, और पोषण जो होता है दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, एग्जाम्पल याद रख लो ये। फिर आता है आपका कवक जगत। तो कवक जगत में कैसे जीव आते हैं? एक कोशिकीय बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। ठीक है, कैसे होते हैं? विषमपोषी होते हैं, मतलब मृतोपजीवी भी हो सकते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ से पोषण ले लेंगे, परजीवी साथ में रहकर पोषण ले लेंगे। ठीक है, कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल याद रखो कि बारिश के दिनों में ये जो शाम की छतरी है कहीं पर भी उग जाती है, इसको पोषण चाहिए क्या? नहीं, ये मृत जीवी है, मृत कार्बनिक पदार्थ से, सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन ले लेती है ये। फिर आता है आपका पादप जगत। तो पादप जगत में कैसे जीव है? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, स्वपोषी होते हैं और कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी है। पादप जगत को दो भागों में बांट दिया बीज बनने के आधार पर। कैसे? क्रिप्टोगैमस और आपका फिनेरोगैमस, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एक पॉइंट याद रखो, सबसे पहले जो पादप आए आपके थैलोफाइट आए, फिर आपके ब्रायोफाइट आए, फिर टेरिडोफाइट आए, फिर आया आपका जिम्नोस्पर्म, फिर आया एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो सबसे पुराने पादप कौन से हैं? आपके थैलोफाइट हैं, और सबसे नए पादप हैं आपके एंजियोस्पर्म। क्लियर? सबसे जो पहले पादप थे वो जल के अंदर रहते थे, और अब पादप कैसे हो गए हैं? स्थलीय हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? स्थलीय हो गए हैं। क्लियर? और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ एक टॉपिक बचा है आपका एनिमिलिया। इसके अंदर बहुत सारे संघों के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। हमने पादपों का वर्गीकरण पढ़ लिया। ठीक है, कि पहले पादप आए जलीय थे, फिर धीरे धीरे स्थलीय हुए, फिर पूरे स्थलीय हो गए। पहले वाले पादप बिना पुष्प के थे, फिर धीरे धीरे पुष्प खिलने लगा। पहले जो पादप आए थे उसमें जड़ तना पत्ती नहीं थी, फिर धीरे धीरे उसमें जड़ तना पत्ती बना। ठीक है, अगर आप हायर क्लासेस में बायो लेते हो तो आपको पता पड़ेगा कि जड़ के भी प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार की जड़ें होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनिमिलिया जगत के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।